सर देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, एनी आइडिया? कुछ याद होता है? आईटीआर फाइलिंग का कुछ याद है सर? पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, किए हैं अपने लोग? तो अगर आप लोग को याद होगा कि आईटीआर फाइलिंग से पहले आप लोग दो चीज निकालना सीखते थे टैक्स में, एक था डायरेक्ट और एक था इनडायरेक्ट। रिमेंबर, डायरेक्ट में कौन सा? इनकम टैक्स। क्या है सर? इनकम टैक्स है। नाउ इनकम टैक्स में आपको बेसिकली दो चीज निकालना था, एक था कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। क्या था बताइए? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, और दूसरा निकालना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, है ना? एक तो टोटल इनकम निकालना और एक क्या निकालना है? टैक्स लायबिलिटी निकालना। अगर आप लोग को टोटल इनकम निकालना पता होगा तो देयर आर 5 हेड्स, है ना? सबसे पहले कुछ कुछ इनकम टैक्सेबल होता है और कुछ कुछ इनकम एग्जेम्प्ट होता है। तुम्हारा इनकम में अगर आते हैं तो इनकम में कुछ मेरा एग्जेम्प्ट रहता है, जैसा एग्रीकल्चर इनकम हो गया, स्कॉलरशिप वगैरह हो गया, तो कुछ कुछ इनकम मेरा एग्जेम्प्ट है और कुछ इनकम क्या होता है मेरा? टैक्सेबल होता है। नाउ जो टैक्सेबल होता है फिर उसको अपने लोग 5 हेड्स में डालते हैं। तो सबसे पहला हेड क्या होता है? अगर हम टोटल इनकम के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला हेड क्या होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। क्लियर है? जो इंप्लॉयर और एम्प्लॉय से रिलेटेड रहेगा उसको कहां पे दिखाएंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी में। नंबर बी, इनकम फ्रॉम क्या होगा सर? हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर रेंटल इनकम है आपका प्रॉपर्टी से, कहां पे दिखाएंगे? हाउस प्रॉपर्टी पे। नंबर 3 बताइए, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्लियर है? तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, वहां से पैसा कमा रहे हैं, कहां जाएगा? बिजनेस। सर ऐसे ऑन करिए ना, रिमोट का ऑन करिए। तो सर बिजनेस में जाएगा। अगर आप डॉक्टर हैं, सीए हैं, इंजीनियर है, तो आप क्या फाइल करेंगे? प्रोफेशन पे दिखाएंगे। क्लियर है? नंबर 4 पे आइए। नंबर 4 पे क्या है सर? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का मतलब क्या है? अगर आप कोई एसेट्स को बेचे हैं, क्या किए हैं सर? कोई एसेट्स को अगर आप बेचे हैं, हाँ वाइट पर, अगर आप कोई एसेट्स को बेचे हैं, अब वहां से ऑन, अगर आप कोई एसेट्स को बेचे और बेच के प्रॉफिट कमाए, वो आप कहां पे दिखाओगे? कैपिटल गेन पे। और जो इवेंचुअली मेरा बच गया, जो इवेंचुअली मेरा बच गया, वो कहां पे जाएगा सर? वो जाएगा अदर सोर्सेज। क्लियर है? नाउ दिस आर नोन एज 5 हेड्स ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं इसको? तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीपीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर है? नाउ अब अगर अपने को ये पांचों को अगर ऐड करेंगे, ये पांचों को ऐड कर देंगे, इसके साथ एक और चीज आएगा जिसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं सर? क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है? अगर आप टैक्स छुपाने के लिए अपना इनकम को अपनी वाइफ में ट्रांसफर कर दिए, बच्चों में ट्रांसफर कर दिए, तो वो इनकम आपके अकाउंट में, आपके इनकम में क्लबिंग हो जाता है, इसको क्लबिंग ऑफ इनकम बोलते हैं। अगर आपका इसमें लॉस है, एक कैपिटल गेन का लॉस है, तो ये सेट ऑफ होगा। अगर आपका 2-3 बिजनेस है, एक बिजनेस में लॉस है, तो वो दूसरा बिजनेस से सेट ऑफ होगा, दूसरा बिजनेस का लॉस है, क्या होगा? सेट ऑफ होगा, जिसको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं। तो ये सारा चैप्टर अगर आप सीखे हैं तो आपको समझ में आएगा, इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल सैलरी। क्या बोलते हैं? सॉरी, ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। इसको बोलते हैं सर ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये ग्रॉस टोटल इनकम से आप लेस करते हैं डिडक्शन। क्या लेस करते हैं? डिडक्शन। बहुत सारा एग्जेम्पशन है, बहुत सारा डिडक्शन है। तो डिडक्शन 80, IB, IA, IC बहुत सारा है, लेकिन आप लोग को जो डिडक्शन पढ़ना है ज्यादातर, जो हमारे लिए आपका रिलेवेंस है, जो इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को मिलता है, वो मिलता है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, जिसको बोलते हैं 80C से लेके 80U। तो ये सारा नॉलेज होना चाहिए। 80C में क्या जाएगा? 80C में क्या जाता है बताइए? जो सेविंग्स होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप फिक्स डिपोजिट में लगा दिए, LIC वगैरह किए, परचेज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट कर रहे हैं, दो आर द इन्वेस्टमेंट। वो मेरा सेविंग्स होता है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट होता है, वो सारा यहाँ पे लेस होगा। अगर आप मेडिक्लेम कराएं तो 80D में लेस होता है,
सेविंग्स बैंक उसका इंटरेस्ट 10,000 से नीचे है तो 80 टीडीए में जाता है। अगर आप डोनेशन दे रहे हैं, एनजीओ में दे रहे हैं, तो 80 जी में डोनेशन मिलता है आपको। बहुत सारा डिडक्शन है जो अपने लोग लेस करते हैं इनकम से। ये लेस करके जो आता है इसको बोलते हैं टोटल इनकम। क्या बोलते हैं? ये हो गया टोटल इनकम, ये हो गया टोटल इनकम। ये टोटल इनकम निकल गया। अब इसके ऊपर में टैक्स चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है? अब इसके ऊपर में जो टैक्स चार्ज होता है वो टैक्स चार्ज होता है एज पर स्लैब, एज पर टैक्स का स्लैब। टैक्स का स्लैब तो अपने को याद है, बोलिए। अब इसके ऊपर में चार्ज होगा टैक्स ऑन इनकम एज पर स्लैब। नाउ एज पर स्लैब क्या है ना? देयर आर 3 टाइप्स है। एक हो गया 60 साल से कम, है ना, जिसको नॉर्मल पीपल बोलते हैं। एक हो गया 60 ईयर से ज्यादा लेकिन 80 ईयर से कम, जिसको क्या बोलते हैं? सीनियर सिटीजन, चचा। और जो 80 ईयर से ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब सुपर चचा। आप जाएंगे, है ना, टिकट टू हॉलीवुड। तो सर एक होता है 60 ईयर्स, फिर 60 ईयर्स से 80 ईयर्स और अबव 80 ईयर्स। तो गवर्नमेंट यहाँ पर 3 स्लैब बोला है इंडिविजुअल का। अच्छा, टैक्स स्लैब अलग अलग होता है। अपने लोग किसका करें? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। फर्म का टैक्स स्लैब 30% है फ्लैट, नो एग्जेम्पशन, नो डिडक्शन, उसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। जितना प्रॉफिट आया उसका 30%। बिजनेस के ऊपर में भी डिपेंड करता है। अगर आपका बिजनेस स्टार्टअप वगैरह है, नया बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो 15% है। अगर स्टार्टअप नहीं है सर, आपका ओल्ड बिजनेस है, तो आपका 25% है। बात समझ आ रहा है? इस तरह से लेके अलग अलग यहाँ पर पॉइंट है सर। तो अलग अलग पर्सन के ऊपर में अलग अलग रेट ऑफ टैक्सेशन है। बट हमारा क्या है सर? इंडिविजुअल और एचयूएफ करना है। उसके हिसाब से क्या बोलता है कि अगर आप नॉर्मल पीपल है, क्या है सर? नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब लेस देन कितना? 60 ईयर्स। अगर आप 60 साल से कम है, आई डोंट नो 80 साल से क्यों रखा है। कितने लोग 80 साल से ज्यादा इंडिया में जिंदा रहते हैं? बहुत कम, रेयर, है ना। उससे भी कम हो। आपको लगता है कि आपका एज उतना हो पाएगा? सोच के देखिए ना, आपको फील होता है? आसपास में कितने लोग को देखे, इंसान को फील कैसे होता है अपना लाइफ के बारे में, जब वो आसपास के लोग को देखता है कि भैया इतना एज में कोई चल गया सही से। और अपने लोग 60 ईयर्स के बाद में इमेजिन नहीं करते हैं कि वो 60 ईयर्स के बाद में मतलब कैसे होगा, नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा, किसी के ऊपर में बोझ बन के बैठे नहीं बैठे। बहुत सारा रीजन रहता है ना सर। ऐसे थोड़ी ना सिर्फ ग्रो कर रहे हो, दिक्कत है। हाँ, बाहर में अगर रहते हैं, अगर आप यूएस वगैरह पे, नॉर्वे वगैरह रहते हैं, सब जगह पे रहते हैं, तो क्या है, वहां पर 80 ईयर्स से ज्यादा रहता है। वहां पर नॉर्मल आई गेस क्या 80 ईयर्स वहां का नॉर्मल है। तो 20 साल एक्स्ट्रा जीना हो तो इंडिया छोड़ना पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा जीना है तो इंडिया छोड़ना होगा। देखिए सर, नॉर्मल लेस देन 60 ईयर्स है। अब ये यहाँ पे टैक्स स्लैब क्या है बताइए? अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख तक टैक्स क्या है? नील। फिर 2.5 लाख से 50,000, 2.5 लाख से लेके कितना हो गया? 5 लाख तक का। मतलब ये एक्चुअल में 2.5 लाख एक होगा। ये 2.5 लाख एक से लेके 5 तक का कितना परसेंट है? 5% है। और 5 लाख से लेके 5 लाख एक से लेके 10 लाख तक कितना परसेंट है? बोलिए। 20% सर, 20%। कुछ नहीं याद है आप लोग को? अब 10 लैक्स, अब 10 लैक्स के ऊपर कितना परसेंट है? 30% है। ये स्लैब है लेस देन 60 ईयर्स। नाउ 60 टू 80 ईयर्स का यही स्लैब 2.5 लाख की जगह 3 लाख हो जाता है। कितना हो जाता है? अगर मोर देन 80 ईयर्स हुआ, अगर मोर देन 60 ईयर्स हुआ, 60 साल से ज्यादा है, तो यही स्लैब 2.5 लाख की जगह 3 लाख हो जाता है। बाकी सब एज इट इज सेम रहता है। अप टू 3 लाख तक नील है। 3 से 5 कितना हो गया? 5%। 5 टू 10 20%। 10 से अब 30%। और अगर यही अबव 60 ईयर्स रहा, क्या रहा? अगर यही मेरा अबव 60 ईयर्स रहा तो ये फर्स्ट वाला स्लैब होता ही नहीं। वहां अप टू 5 लाख तक नील है। 5 के ऊपर में डायरेक्टली, 5 के ऊपर में ये मेरा नील हो जाएगा।
और ये भी नील हो जाएगा। 5% लगेगा नहीं, डायरेक्टली 20% का स्लैब है और 30% का स्लैब है। ये इंडिविजुअल का क्राइटेरिया। तो इंडिविजुअल के ऊपर में आप क्या निकाल लेंगे, आप इस स्लैब के हिस्से, आप स्लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स निकाल लेंगे, टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम, ये आपने निकाल लिया। अब इसमें ऐड होता है सरचार्ज। क्या ऐड होता है इसमें? ऐड होता है सर सरचार्ज। इसमें सर सरचार्ज में ऐड होता है। सरचार्ज क्या है? जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनका इनकम काफी ज्यादा, समझ में आ रहा है? तो अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 50 लाख से ज्यादा है, तो आपके ऊपर में सरचार्ज लग जाता है। और सरचार्ज किसके ऊपर देना पड़ता है? सरचार्ज चार्ज होता है टैक्स के ऊपर 10%। कितना परसेंट? मतलब जो ऑलरेडी टैक्स आपका आ रहा है उसके ऊपर में भी और 10% देना पड़ेगा सरचार्ज। क्लियर है? तो ये सरचार्ज अपने लोग ऐड कर दिए। ये सरचार्ज होगा, या तो फिर यहां पर एक दूसरा क्लॉज है रिबेट। क्या है बताइए सर? रिबेट। अगर याद होगा कुछ भी, रिबेट अंडर सेक्शन 87A का, इसका बताइए। 87A का एक रिबेट होता है कि अगर आपका इनकम 5 लाख से नील है, 5 लाख से नीचे है, तो आपका इनकम बेसिकली एग्जेम्प्ट हो जाता है। ये रिबेट की वजह से। ये रिबेट बोलता है कि अगर इनकम लेस देन 5 लाख है तो आपको रिबेट मिलेगा 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस, विच एवर इज लोअर। तो अगर आपका सपोज 5 लाख से इनकम कम है तो जोड़िए, सपोज 4 लाख है तो 2.5 लाख नील हो गया। 2.5 से लेके 4 लाख का कितना डिफरेंस है? कितना परसेंट हुआ? मतलब 1.5 लाख हो गया। तो 1.5 लाख का 5% कितना होता है? थोड़ी 7,500। तो 7,500 और 12,500 विच एवर इज लोअर, तो आपका रिबेट कितना हो जाएगा? 7,500। तो जितना टैक्स आ रहा उतना रिबेट मिल गया, तो टैक्स क्या हो गया? नील। तो इसलिए हमारा पता नहीं किस तरह से स्ट्रक्चर के लोग, जो भैया इनकम रखना ही था, रिबेट देना ही था, तो फिर 2.5 लाख क्यों दिया? थोड़े वो अलग बात है। तो अगर इनकम 5 लाख से नीचे है तो आपके ऊपर में कोई टैक्स, प्रैक्टिकल बात है। क्लियर है? नाउ इससे आप रिबेट वगैरह है, अब जहां पे रिबेट है वहां पे सरचार्ज होगा क्या? सरचार्ज कब लगता है? जब 50 लाख से ज्यादा। जब सरचार्ज है तो रिबेट नहीं है, रिबेट नहीं है तो सरचार्ज नहीं है, दोनों आ गया तो कयामत आ गया। कैसे होगा? तो कयामत आ गया ना। कैसे होगा? पॉसिबल है क्या? जो पॉसिबल नहीं हो कयामत आएगा सर। कल एक वीडियोस वगैरह देख रहे थे कयामत के बारे में। कल जो मेरे मामू थे उनका 40वां था, तो इमाम साहब माशाल्लाह काफी अच्छा तकरीर दिए। हाँ 40 डेज तो हो गया ना, रमजान में हो गए थे। रमजान का फर्स्ट फर्स्ट अभी कदर। टाइम कितना जल्दी पास हो रहा है, दोनों मेरे को समझ में नहीं आया इतने जल्दी टाइम कैसे पास हो। 40 डेज समझ में नहीं आया। टाइम बहुत नजदीक है सर, टाइम बहुत नजदीक है। जितना जल्दी वो निकल जाए यहाँ से ज्यादा बेटर। यहाँ से मतलब कहीं और, ऊपर नहीं। आप लोग मत समझिए ऊपर के बारे में बात करें, जवान लड़का भी शादी उदी कुछ नहीं होगी, ऊपर कहाँ से जाएंगे? समझ गए? थोड़ा अगला से भी मार उठा ले तो जाएंगे ना सर। मारेंगे तो नहीं, झगड़ा पगड़ा होगा। हम डिप्लोमेटिक आदमी हैं, समझा रहे हैं। क्या बात? यही तो करना है। हाँ क्या हो? अच्छा अच्छा देख लीजिए। और कुछ है? हाँ उसे जोड़ नहीं, ऐसा बोलोगी तो, ऐसा बोलोगी देखेंगे। हाँ, क्या हो गया? यही है ना सर। अब अगला जो बोला तो थोड़ी ना, थोड़ा सुन लो बाबा। हर बार छोड़ के आई तुम्हारा वैसे, तुम अपना भी सुनाओगे तो कैसे होगा? देखिए सर, देखिए जो सब तो ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद इसमें ऐड करते हैं ना सर, उसके बाद इसमें ऐड करते हैं सेस। क्या ऐड करते हैं? एजुकेशन एंड हेल्थ सेस। एजुकेशन एंड हेल्थ सेस एट द रेट ऑफ 4%। कितना परसेंट?
एजुकेशन एंड हेल्थ सेल्स कितना परसेंट, 4%। नाउ इवेंचुअली अब जो फिगर आया, अब ये हमारा टैक्स निकला है, अब इससे लेस होगा वो तमाम चीज जो ऑलरेडी अपने लोग पहले से दे चुके हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी पहले से दे चुके हैं। इसमें एक रिलीफ आता है 89(1) का, इसको डीटीए बोलते हैं कि अगर आपने टैक्स ऑलरेडी दे चुका है कहीं और कंट्री पे, उस कंट्री के साथ हमारा इंडिया का एमओयू है, तो आपको यहाँ पे टैक्स का एडवांटेजेस मिलता है लेस में। इसके बाद एडवांस टैक्स आपने दिया है, क्या दिया, रिमेंबर एडवांस टैक्स का प्रोविजन था एक कि अगर आपका इनकम एक्सपेक्टेड इनकम 10,000 से ज्यादा का टैक्स लगने का उम्मीद है तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, मतलब प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में देना पड़ेगा, अदरवाइज इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो ये एडवांस टैक्स लेस कर देंगे। इसके अलावा क्या लेस करेंगे, इसके अलावा लेस करते हैं सर टीडीएस। इसके अलावा ऐड क्या होता है, ऐड होता है इंटरेस्ट। ऐड क्या होता है सर, इंटरेस्ट ऐड होता है। ये जितना भी चीज मैंने आपको बताया ना, ये सब पढ़ना है। 234A बी एंड सी, ये तीनों का इंटरेस्ट ऐड होके ये हमारा टोटल टैक्स निकल जाता है। और जितना भी टैक्स है ना उसको राउंडेड ऑफ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, राउंडेड ऑफ नियरेस्ट ऑफ रुपी में, नियरेस्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज में, मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज में इसको राउंडेड ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल टैक्स का स्ट्रक्चर है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फोर्थ सेमेस्टर का जो मैथ है ना, एक बार उसका टोटल इनकम का चार्ट देखिए। और एटलीस्ट ये सारा जो पार्ट है ना, ये जो टैक्सेशन वाला पार्ट है, ये आप लोग देखिए, बहुत जरूरी है कि टोटल टैक्स ऑफ इनकम कैसे निकलता है, समझ गए। तो अपने लोग क्या करते हैं, अपने लोग क्या करते हैं, ये जो टैक्सेशन का लॉ पढ़े, लॉ पढ़ के ये पूरा स्ट्रक्चर वगैरह अपने लोग कर लिया, समझ गए। स्ट्रक्चर वगैरह कर लेने के बाद में अपने को सबसे पहले क्लियर करना है कि भाई इसका फाइल कौन सा हो, नहीं समझे। स्ट्रक्चर वगैरह करके सबसे पहले उसको समझना है कि इसका फाइल कौन सा होगा, कौन सा आईटीआर अपने लोग फाइल करेंगे। मान लिया सर ये हमारा लॉ पूरा याद है, लॉ का प्रोविजन अपने लोग कर लिए, लॉ अपने को पता है, राइट। अब लॉ पता हो जाने के बाद में अब इसका आईटीआर करना है कंप्यूटेशन। क्या करना, कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटेशन से बेसिकली क्या करनी होगी, कंप्यूटेशन से पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये बंदा है क्या, मतलब जो मेरा एसएससी है वो एसएससी कौन है। वो एसएससी या तो मेरा सैलरी क्लास पीपल होगा या तो मेरा बिजनेसमैन होगा, यही है ना सर, या तो सैलरी क्लास होगा या तो बिजनेसमैन या तो फिर प्रोफेशन होगा। इस चीज को उतारना तो उतार लेंगे। एसएससी है या तो सैलरी क्लास पीपल होगा या तो बिजनेस होगा या तो प्रोफेशन, क्लियर है। ये अपने लोग को कंप्यूटेशन हो गया, क्लियर है। अब अपने लोग क्या करें, अब ये बेस ऑन दी कंप्यूटेशन के हिसाब से समझना है कि अपने लोग फाइल क्या करें, कौन सा आईटीआर फाइल होगा, क्लियर है सर। कौन सा आईटीआर अपने लोग फाइल करेंगे वो समझना, कौन सा आईटीआर फाइल करना है सर वो अपने को समझना है। आईटीआर कौन सा फाइल करेंगे, तो देखिए सिंस आप लोग का लॉकडाउन की वजह से वो टैक्सेशन वाला आप लोग किए नहीं या यहाँ हुआ नहीं, वॉटएवर जो भी था नहीं था, सीन ही वैसा था वो। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि टैक्सेशन का मेरा एक ऑलरेडी बैचेस चल रहा है, उसका शायद 1-2 जन को मैंने ग्रुप में ऐड किया है। तो अगर नॉलेज चाहिए तो जस्ट सेंड मी योर नंबर, मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। वहाँ पर पूरा सीरियली वाइज पे बेसिक ऑफ इनकम टैक्स से लेके रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चर इनकम, उन लोग का सैलरी हाउस होल्ड कंप्लीट हो गया। अभी इन लोग का ये पीजीपी चल रहा है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर उसके बाद पूरा पार्ट, तो पूरा पार्ट उन लोगों को कवर किया जाएगा। अगर नॉलेज के लिए चाहिए, बिकॉज क्या है ना, जब तक का वो टैक्स का नॉलेज नहीं आएगा ना, तो आप आईटीआर फाइल समझ के नहीं करो, दिस अ पॉइंट डट के करना। अब जितने भी अकाउंटेंट लोग हैं उनको लॉ थोड़ी ना पता है, कुछ अकाउंट ने बेटा बीए पास किया हुआ है, बीए पास करने के बाद में टैक्सेशन का नॉलेज है नहीं, फिर भी वो आईटीआर फाइल कर ले रहा है, कैसे सीख कर, ये समझे। एक होता है ना सीखना, आपको मैंने बता दिया यहाँ ऐसे करो, यहाँ ऐसे करो, यहाँ ऐसे करो, यहाँ ऐसे करो, अब हर बार वही सब तो रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा। आप मेरे से पूछ के क्या कर लिए, फाइल करना आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली वो करेक्ट फाइलिंग नहीं हो पाएगा अनटिल अगर कोई अमेंडमेंट आ गया, कोई चेंजेस आ गया तो आप अटक जाओगे, आप दिमाग नहीं लगा पाओगे।
टैक्सेशंस का आईटीआर फाइल करने से पहले अगर अच्छे से करना चाहते हो और इस जगह से पैसे कमाना चाहते हो, नो डाउट ये अर्निंग प्लेटफॉर्म है और ये स्किल्ड है, नॉलेज है, अगर आप सीख गए तो आप इसे पैसे कमा सकते हो। एटलीस्ट अपना नहीं तो अपना घर वाले का किसी का भी, बहुत सारे आपके फैमिली में भी होंगे ना जो आईटीआर वगैरह मेंटेन करते हैं, बिजनेस वगैरह होगा जिनका जो सैलरी वगैरह है नहीं है, उनका ही फाइल करना है स्टार्ट करो। मार्केट में 1000 रुपये होता है, मैं 2000 लेता हूँ भैया, आप लोग 500 रुपये लेना, 500 रुपये लेना, छोटा सा स्टार्ट करो, खत्म। हाँ दे दे तो अलग बात है आप लोग को। तो ये भी सर एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए भी बहुत सारे लोग क्लासेस वगैरह करते हैं, समझते हैं। आईटीआर फाइलिंग का अलग से क्लास होता है, जीएसटी फाइलिंग का होता है, आरओसी का होता है, कंपनी क्रिएशन वगैरह का, हाउ टू मेक टीडीएस फाइलिंग कैसे होती है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, आज अपने लोग रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे आईटी का। इसलिए मैंने आपसे एक पैन नंबर मांगा, एक पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये 3 चीज से आज अपने लोग इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। फेसबुक में कैसे रजिस्ट्रेट करते हैं ना, फेसबुक में अपने लोग डालते हैं, डिटेल डालते हैं, ओटीपी आता है, ओटीपी आके फिर अपने लोग वेरीफाई करते हैं तो एक लॉगिन आईडी मिल जाता है ना। तो उसी तरह से इनकम टैक्स में भी रजिस्ट्रेशन होता है, बट उससे पहले कुछ चीज जानना है कि कौन सा फाइल अपने को करना है, कौन सा फाइल अपने को करना है। तो या तो एसएससी जो आपका क्लाइंट है, या तो वो सैलरी क्लास पे होगा, या तो वो बिजनेस होगा, प्रोफेशन। अगर सैलरी क्लास पे है तो इसका 2 आईटीआर है। कितना आईटीआर? सैलरी क्लास का आईटीआर कितना है? 2। या तो वो आईटीआर फाइल करेगा आईटीआर 1, या तो वो फाइल करेगा आईटीआर 2, या तो वो फाइल करेगा आईटीआर 1 या तो वो फाइल करेगा आईटीआर 2। जो सैलरी क्लास पे पहले है वो फाइल क्या करेंगे? आईटीआर 1 या तो आईटीआर 2। हम लोग आईटीआर 3, 4, 5, 6 नहीं, एक्चुअल में टोटल 7 है। आईटीआर 1, आईटीआर 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 आईटीआर है। क्लियर है? इनकम टैक्स रिटर्न 7 ही है। तो जो सैलरी क्लास पे पहले उसका याद रहेगा 2 फाइल में से, या तो आईटीआर 1 होगा या तो 2 होगा। क्लियर है? नाउ आईटीआर 1 जिनका इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जिनका इसमें जिनका सैलरी जो है ना वो सैलरी लेस देन 50 लाख है। सर कितना है बताइए? सैलरी लेस देन 50 लाख, और हाउस प्रॉपर्टी का जिनका इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम है, ये समझिए, लेकिन कैपिटल गेन का कोई इनकम नहीं है सर, जिनका कैपिटल गेन का कोई इनकम नहीं। अदर सोर्सेस का इनकम होगा, अदर सोर्सेस का इनकम हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होगा, सैलरी का होगा, लेकिन कैपिटल गेन का कोई इनकम, कैपिटल गेन मतलब समझ रहे ना, कोई एसेट बेचना खरीदना नहीं होगा, कोई एसेट बेच के प्रॉफिट नहीं कमाएगा। अगर कोई ऐसा सैलरी क्लास बंदा है जो कि शेयर्स वगैरह में ट्रेडिंग करता है, रिमेंबर कुछ कुछ होता है ना, कुछ लोग के पास पैसे ज्यादा है, तो सपोज अगर सैलरी 50 लाख के नीचे है तो आईटीआर 1 फाइल कर सकता है, 50 लाख के अबव है तब वो क्या फाइल करेगा? आईटीआर 2 फाइल करेगा। पहला बात तो क्लियर हो। दूसरा, अगर रेंटल इनकम है तो भी आईटीआर 1 में जा सकता है, अदर सोर्सेस का इनकम है वो भी जा सकता है। अच्छा, बिजनेस का इनकम यहाँ आएगा क्या? ये सैलरी वाला पर्सन है तो बिजनेस का इनकम यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन पढ़े अपने लोग, अगर कोई एसेट्स, कैपिटल एसेट्स उसको आप बेच के प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर वो इनकम है तो आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। आईटीआर 1 फाइल लेकर के क्या करना होगा? आईटीआर 2। अच्छा, इस साल आईटीआर 1 फाइल की, अगला साल आईटीआर 2, अगर आपने कोई एसेट्स वगैरह बेचे तो आईटीआर 2 फाइल करोगे। नेक्स्ट ईयर में अगर आपने कोई एसेट नहीं बेचा तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। ये हर साल डिपेंड करता है, ईच एंड एवरी ईयर आपका जिस पॉइंट में जहां आप फॉल करोगे उस हिसाब से आपको आईटीआर फाइल करना। क्लियर है? ऐसा नहीं कि एक बार एक आईटीआर को पकड़ लिया वही में जिंदगी बीत रहा है, वो चेंज होता रहा। क्लियर हो गया? तो पहला सर आईटीआर 1 कौन लोग फाइल करेंगे, क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर कोई डायरेक्टर है, अगर कोई एम्प्लॉय है, वो किसी कंपनी का डायरेक्टर है, किसी कंपनी का शेयर होल्डर है, क्या है बताइए? शेयर होल्डर है तब भी, या किसी का पार्टनर भी है, मतलब सैलरी भी है और प्लस पार्टनर भी है, तब वो आईटीआर 1 फाइल नहीं करेगा। क्या फाइल करेगा? आईटीआर 2 फाइल करेगा। तो यहां पे याद रखिए, यहां पे लिख लीजिए, सैलरी जिसका 50 लाख से ज्यादा है, जिसका कैपिटल गेन का इनकम है, क्या इनकम है? कैपिटल गेन का इनकम है,
और बताइए क्या है, और कोई डायरेक्टर है कंपनी का, कोई डायरेक्टर है या फिर शेयर होल्डर है किसी कंपनी में, अनलिस्टेड, अनलिस्टेड, हाँ, शेयर होल्डर कौन सा कंपनी, अनलिस्टेड, है ना। अगर अनलिस्टेड कंपनी का शेयर होल्डर है तो क्या फाइल करेगा सर, ITR 2 फाइल करेगा। तो इमेजिन करो कि अपने लोग को कंप्यूटेशन आ गया। नाउ कंप्यूटेशन का बाद में प्रोसेस क्या है, सबसे पहले फॉर्म आइडेंटिफाई करना है, कौन सा फॉर्म में भैया अपने को फाइल करना है। अगर फॉर्म में गलती हो गया तो दिक्कत है ना। तो सबसे पहले अपने लोग को फॉर्म फाइल करना है ITR 2, ये हो गया सैलरी का। नाउ बिजनेस एंड प्रोफेशन में आते हैं सर। बिजनेस एंड प्रोफेशन में नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर में डिपेंड करता है। नेचर ऑफ बिजनेस 3 तरह के होते हैं, या तो सोल प्रोप्राइटर होगा, या तो पार्टनरशिप होगा, या तो कंपनी होगा। कंपनी में प्राइवेट पब्लिक दोनों। तो यहाँ पे आपका नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से भी ITR क्या है सर, अलग है। अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस मान लीजिए सोल प्रोप्राइटर है, क्या है बताइए, अगर आप सोल प्रोप्राइटर है, अगर आप सोल प्रोप्राइटर है तो आपके लिए 2 फाइल है सर, आपके लिए 2 फाइल है, एक है ITR 4 और एक हो गया ITR 3। ITR 4, ITR 3। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आपके लिए 2 है सर, ITR 4, ITR 3। नाउ ITR 4 को सुगम बोलते हैं, हाँ सुगम, और एक क्या था यार, ये सब नाम भूल जाते हैं। ITR 4 ये किसके लिए सर, ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए, किसके लिए बताइए, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए। प्रिजम्पटिव मतलब नॉर्मल पीपल जिनका कोई बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन नहीं होता है ना। तो गवर्नमेंट ने जो नॉर्मल बिजनेसमैन है, देखिए हमारा पूरा जो कंट्री है ना वो डिपेंड करता है छोटे मोटे बिजनेसमैन पर, है ना, ज्यादातर। तो छोटे मोटे बिजनेसमैन को ना गवर्नमेंट उतना परेशान नहीं करना चाहता, उसको उतना टॉर्चर, उतना परेशान नहीं करना चाहता है। भैया आप अपना कमाओ, अपना घर वाले को देखो, थोड़ा बहुत कंट्री में कंट्रीब्यूशन कर दो, ठीक, आपको ज्यादा हम नहीं छेड़ेंगे। इसीलिए उन लोग का कंप्लायंस भी क्या कर दिया, काफी इजी कर दिया। आपका पैन है, आपका आधार है, एक नॉर्मल सा KMC का ट्रेड लाइसेंस ले लीजिए, ट्रेड लाइसेंस लेके करंट अकाउंट ओपन कर लीजिए, ओपन करके धंधा चालू कर दीजिए। 40 लाख से ज्यादा का अगर टर्नओवर कमा लिया तो GST लीजिए, सर्विस में 20 लाख से ज्यादा है तो GST लीजिए, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं। ठीक समझ रहा है। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी वहां इजी किया, कंप्लायंस पर्सपेक्टिव से भी इजी किया, और टैक्सेशन पर्पस से भी उन लोग का फॉर्म को इजी करने के लिए ITR 4 लाया, जिसका कॉन्सेप्ट है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। क्लियर है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में याद रखिएगा, जो भी इस चीज को ऑप्ट करता है, अगर उसका टर्नओवर, अब ये बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन का तो हमारा सैलरी इनकम नहीं होगा, क्या होगा, टर्नओवर होगा ना। टर्नओवर या प्रॉफिट तो बोलता है कि अगर इसका टर्नओवर लेस देन 2 करोड़ रुपया है, कितना रुपया, 2 करोड़ रुपया है, और इसका प्रॉफिट, और इसका जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो 8% से ज्यादा है, कितना बताइए, 8% से ज्यादा है, तो ये ITR 4 फाइल कर सकता है। क्या फाइल कर सकता है, ITR 4 फाइल कर सकता है। और इसमें डायरेक्ट विदाउट एनी कैलकुलेशन, आपको इसमें PL बैलेंस शीट बनाने का जरूरत नहीं है, नहीं समझे, मतलब यहां पर आपको PL का डेटा डालने का जरूरत नहीं है, जबकि ITR 3 में पूरा PL बैलेंस शीट का डेटा डालना पड़ता है, पूरा A to Z, समझ रहे हैं। मतलब जो अपने लोग बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन का क्या बनाते हैं, PL बैलेंस शीट बनाते हैं। सैलरी क्लास का सैलरी शीट आता है, उसका एक फॉर्म 16 आता है, अपने लोग पढ़ेंगे, पहले भी जस्ट फॉर्म आइडेंटिफाई कर। तो इन लोग का PL बैलेंस शीट का पूरा डिटेल भी आपको डालने का जरूरत नहीं। आपका टोटल टर्नओवर का 8% को इनकम मान लेगा, क्या मान लेगा, 8% को इनकम मान लेगा, किसका, बिजनेस का। अगर आपका टर्नओवर 1 लाख है तो उसका 8%, 8 लाख रुपया आपका हम प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मान। अब उसके बाद जितना भी डिडक्शन होता है, जितना भी डिडक्शन पड़े हैं वो लेस हो गए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई चेंजेस। तो याद रखिएगा, अगर टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, प्रॉफिट 8% से ज्यादा दिखाना होगा, और नॉन ऑडिटेड क्लाइंट है, क्या बताइए, सॉरी ऑडिटेड क्लाइंट तो हो गई, और जो पर्सन ऑडिटेड फाइल नहीं किया है, मतलब जिस पर्सन का ऑडिट नहीं हो रहा, क्या हो रहा है सर,
नो ऑडिट। तो यहां पर 2 करोड़ दिया है, मैं उसको 1 करोड़ ही करता हूं। टर्नओवर 1 करोड़ से कम है। और ग्रॉस रिसीव क्या बताइए, ग्रॉस रिसीव लेस देन 50 लाख है, कितना बताइए। प्रोफेशन भी आ गया इसमें, क्या आ गया, प्रोफेशन भी आ गया। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में बोलते हैं कि इसका तो 8% है, ग्रॉस रिसीव का 50% है सर। अगर आप सर्विस में है तो कम से कम 50% आपका क्या मान लेंगे, इनकम। और अगर बिजनेस में है, अगर आपका प्रोफेशन है, तो जितना इनकम है, जितना ग्रॉस रिसीव है, उसका 50% क्या हो जाएगा, आपका टोटल इनकम हो जाएगा प्रोफेशन का। तो प्रोफेशन के लिए 50%, क्योंकि उन लोगों का खर्चा क्या होता है, कम होता है, फीस है ना सर। सर्विसेज में क्या रहेगा, जो रहेगा सेटअप कॉस्ट रहेगा, रिकरिंग एक्सपेंडिचर तो कम होती है, लेकिन रिकरिंग बिजनेस का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जितना इनकम है उसका 8% से ज्यादा किसके लिए, बिजनेस के लिए। और प्रोफेशन के लिए कितना है सर, 50%। ये होता है 44 AD में, और इसका सेक्शन है 44 ADA, ठीक है, 44 ADA सर। नाउ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन यही लोग ऑप्ट कर सकते हैं जो कि स्मॉल ट्रेडर है, स्मॉल प्रोफेशन, क्लियर है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा कि अगर इनका नॉन ऑडिटेड क्लाइंट ही होना चाहिए, इनका फाइल में ऑडिट नहीं होना चाहिए, नॉन ऑडिटेड क्लाइंट। और ऐसे बिजनेस में से कोई भी डायरेक्टर नहीं होगा। अगर डायरेक्टर या शेयर होल्डर अगर किसी शेयर्स का किसी कंपनी का होगा, तो वो क्या फाइल करेगा, वो फिर ITR 3 फाइल करेगा सर। नो डायरेक्टर शेयर होल्डर, वो क्या फाइल करेगा फिर, ITR 3 फाइल करेगा। तो ITR 3 बेसिकली कौन लोग फाइल करते हैं, कौन लोग फाइल करेगा बताइए, जो मेरा ऑडिटेड क्लाइंट है। कौन सा क्लाइंट है, जो मेरा ऑडिटेड क्लाइंट है। जिस क्लाइंट का ऑडिट होता है तो उसको अपने लोग क्या करना है, ITR 3 फाइल करेगा। और जिसका प्रॉफिट और जिसका नेट प्रॉफिट जो है, जिसका प्रॉफिट जो है वो लेस देन क्या है बताइए, लेस देन 8% है। लेस देन क्या है सर, प्रॉफिट जिसका लेस देन 8% है। और प्रोफेशन का केस में कितना होगा, प्रोफेशन के केस में क्या होगा, ग्रॉस रिसीव लेस देन कितना परसेंट, लेस देन 50% है, ठीक है। तो टर्नओवर का केस में लेस देन 8% है, और प्रोफेशन के केस में लेस देन 50% है। बट अभी टर्नओवर का केस में एक और चीज कर दिया है, जितना बैंकिंग ट्रांजेक्शन आपने किया, क्या किया, बैंकिंग ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो तो वो 6% है, कितना परसेंट। और अदर देन बैंकिंग ट्रांजेक्शन है तो कितना परसेंट होगा, 8%। मतलब जब आप 44 AD में जाओगे, जब आप ITR 4 फाइल करोगे ना, ITR जब आप 4 यहाँ पे फाइल करोगे, तो यहाँ पर इस तरह से पॉइंट देना है, टर्नओवर एक होगा बैंकिंग, एक क्या होगा, बैंक के थ्रू, एक होगा अदर। अदर का मतलब कैश। आपको बोलेगा भैया आपने ऑनलाइन कितना सेल किया, मतलब बैंक के थ्रू कितना सेल किया और कैश में कितना सेल किया। तो आपने दिखाया मैंने बैंक के थ्रू सेल किया भैया 40 लाख रुपया, और कैश में सेल किया मैंने 20 लाख रुपया। तो आपका मिनिमम प्रॉफिट पता है क्या होना चाहिए, आपका मिनिमम प्रॉफिट हो जाएगा बैंक का केस में 6% और इसके केस में 8%। तो आपका मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 40 लाख का 6% कितना होता है, 3.2 लाख, और 20 लाख का 8% कितना होता है, 1 और 2.4 लाख होगा। तो 2.4 लाख और ये कितना हो गया, 1.6 लाख। टोटल आपका 4 लाख का इनकम मिनिमम आपको शो कर, समझ रहे हैं। और अगर प्रोफेशन का केस में रहेगा तो मिनिमम कितना परसेंट, 50%। उसके नीचे रहेगा तो फिर एक ऑडिट फाइल होता है, एक ऑडिट रिपोर्ट जाता है, वो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। ITR 4 ही फाइल करेंगे आप, लेकिन आपका फाइल क्या होगा, ऑडिट होगा। ITR 4 फाइल करेंगे लेकिन फाइल क्या होगा, ऑडिट होगा। नाउ सर, अगर ऑडिटेड क्लाइंट है जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट नहीं किया है, क्लियर है, वो लोग क्या फाइल करेगा, ITR 3। जिनका प्रॉफिट लेस देन 8% है, ग्रॉस रिसीव लेस देन 50% है, वो लोग क्या फाइल करेगा, ITR 3। इसके अलावा कोई भी मेरा जो बिजनेसमैन है एसएससी, वो किसी दूसरी कंपनी का डायरेक्टर है, क्या बताइए, डायरेक्टर है, वो दूसरी कंपनी का शेयर होल्डर है, डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, तो वो क्या फाइल करेगा, ITR
3। अगर किसी दूसरी कंपनी का पार्टनर है क्या फाइल करेगा? ITR 3। इसके अलावा फॉरेन वगैरह में कोई एसेट्स होल्ड करके रखा है, कोई फॉरेन इनकम है, तो क्या फाइल करेगा? ITR 3। क्लियर है? क्योंकि ITR 3 काफी एग्जॉस्टिव है सर, 94 पेजेस का वो ITR फॉर्म, काफी डिटेल में वहां सारा डिटेल वगैरह जाना होगा, जबकि ITR 4 उतना ज्यादा बड़ा फॉर्म, काफी इजी। तो आप लोग का इसमें जो है वो सिर्फ ITR 1 है, बट हम लोग ITR 1 और 4 दोनों का, ठीक है। ITR 3 और ITR 2 जो है दैट विल बी इन अनदर टाइम, थोड़ा नॉलेज एक्सपीरियंस वगैरह हो गया, कहीं काम वगैरह ये सारा किए तब आपको बता पाएंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज वो जब तक आपको टैक्स प्रोविजन का नॉलेज नहीं है तो वो दोनों को आपको समझ में। क्लियर है सर ITR 3 और ITR 4 का? नाउ अगर आपका फर्म है, क्या है सर, अगर आपका फर्म है या फिर LLP है तो आप क्या फाइल करोगे? आप करोगे फॉर्म ITR 5। फर्म या LLP के लिए फॉर्म कौन सा है सर? ITR 5, चाहे जो भी केस हो। फर्म LLP के केस में ITR 5 होता है। अगर आपका कंपनी है, कंपनी में चाहे प्राइवेट हो या चाहे पब्लिक हो, आप कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? ITR 6। ITR 6। अगर अदर है, इसके अलावा कुछ और है, अदर है, इसके अलावा कुछ और आपका पर्सन पे है, तो अदर्स में क्या आ गया? अब यहाँ पे अदर्स में बताइए क्या हो जाएगा? एक तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है ना सर, एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट, लोकल अथॉरिटी, NGO, क्या बताइए? NGO, पॉलिटिकल पार्टी, स्कूल कॉलेजेस क्लब्स, स्कूल कॉलेजेस क्लब्स, मंदिर मस्जिद, सब ये सब अदर कैटेगरी में आता है और ये लोग फाइल करेगा ITR 7। इन लोग फाइल करता है ITR 7। इन लोग फाइल करता है सर ITR 7। लोकल अथॉरिटी, NGO, पॉलिटिकल पार्टी, स्कूल कॉलेजेस क्लब, मंदिर मस्जिद, इन लोग फाइल करता है ITR 7। क्लियर है? ये फॉर्म समझ में आया? नाउ बेस्ड ऑन दी SSC नेचर आप फॉर्म सिलेक्ट करोगे और उसका टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से, उसका इनकम के हिसाब से आप फॉर्म सिलेक्ट करोगे। क्लियर है? नाउ ये जब भी पूरा फॉर्म को अगर आप अपलोड कर देते हैं, पूरा फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, तो एक ITR एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है। क्या होता है सर? एक ITR V बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? V बोलते हैं, जिसको एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। जब आप पूरा फॉर्म फाइल कर दिए ना, पूरा फॉर्म फाइल कर देने के बाद ये ITR V जनरेट होता है, ठीक है? ये ITR 5 नहीं है, V है, इसको एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। ये एक्नॉलेजमेंट फॉर्म क्या है ना, आफ्टर सबमिशन योर ITR आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जनरेट होगा ITR V बोलकर। इसको वेरीफाई करना है, क्या करना है सर? वेरीफाई करना है कि ये आपने ही फाइल किया, ठीक है? वेरीफाई 3 जगह से, मतलब सिर्फ ITR फाइल भी नहीं करना, ITR फाइल करके एक फॉर्म जनरेट होगा 1 पेजर का, जिसको ITR का एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, उसको वेरीफाई भी करना होगा, ठीक है? तो ये वेरीफाई ई वेरीफाई भी होता है, ये वेरीफाई ई वेरीफाई भी होता है। ई वेरीफाई का ऑप्शन क्या है? यूजिंग आधार, आधार OTP, आपका पैन और आधार से क्या है सर? लिंक है, आपका पैन आधार से लिंक है और आपका आधार पे मोबाइल नंबर आपका एडेड है और आपका आधार और पैन से लिंक हो गया, तो आप आधार के थ्रू में अपना रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो ई वेरीफाई कर दिए, इसका मतलब आधार पे आपका मोबाइल नंबर है और वो मोबाइल नंबर में OTP आप दे दिए, आप वहां सबमिट कर दिए, इसका मतलब आपने ही क्या किया? वेरीफाई किया। तो वो एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि आप ही रिटर्न लगाए। क्लियर है? तो ई वेरीफाई यूजिंग हर OTP। एक दूसरा भी ऑप्शन है कि बहुत सारे लोग अपने इसमें नहीं करके ना, कोई CA को ऐड कर देते हैं एज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। क्या बताइए?
मतलब या तो मैं खुद फाइल करूंगा तो मेरे नाम पे होगा, लेकिन मैं ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव किसी और को अगर बना दिया ना और वो एक्सेप्ट कर लिया तो मेरे बिहाफ में वो भी वेरीफाई कर सकता है। लेकिन अपना ऑथोराइजेशन किसको देना होगा? किसी और को देना होगा। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े लोग हैं जिनको ये सब टैक्स फाइलिंग के लिए बॉदर नहीं किया जाता है, तो उन लोग ये सारा वेरिफिकेशन ओटीपी फोटीपी वो लोग नहीं देता है। तो मुकेश अंबानी इमेजिन करो ओटीपी के लिए कॉल कर रहे हैं, नहीं देगा। तो उन लोग क्या करते हैं, अपना ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव किसी और को बना देते हैं, दे विल टेक केयर ऑल द मैटर्स वगैरह, उनके तक कान में खबर भी नहीं जाता है क्या हुआ नहीं हुआ इधर उधर, ये बस इतना टैक्स दिया, हाँ ठीक है खत्म। उससे जितना बच सकता है बचा लो, और जितना देने का है इज्जत से दे दो। ओटीपी मेरे से मत मांगना, लो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, जाओ जो करना है करो, एंजॉय। ऐसा हम प्रिडिक्शन करें, ऐसा हो। यूजिंग आधार ओटीपी सर। दूसरा क्या है, यूजिंग ईवीसी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। यूजिंग बैंक सर, बैंक, बैंक के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन करके, बैंक के थ्रू लॉगिन करना होगा, वहां टैक्स का पेज में जाना होगा, फिर वहां से क्लिक करके आपको इनकम टैक्स का पेज में आना होगा। तो आपका बैंक अकाउंट अगर ऑलरेडी अपडेटेड है आईटीआर में, आईटीआर में बैंक अकाउंट, सेम बैंक अकाउंट अपडेटेड है और वो वेरीफाइड है, तो आप वो बैंक से प्री वैलिडेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्री वैलिडेशन कर सकते हैं बैंक को। इसको बोला जाता है प्री वैलिडेशन। अगर बैंक से अगर आपका प्री वैलिडेशन किया हुआ है तो वो बैंक के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं सर, वेरीफाइड कर सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ में होता है सेंड टू बैंगलोर सीपीसी, सेंड टू बैंगलोर। बैंगलोर में अपने लोग क्या कर देते हैं सर, पोस्ट कर देते हैं। बैंगलोर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इनकम टैक्स का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बैंगलोर पे, वहां पर अपने लोग क्या कर देते हैं, एक्नॉलेजमेंट को साइन करा के, किसका, एसएससी का साइन करा के पोस्ट कर पाते। 4-5 दिन के अंदर में अपने पास ईमेल में नोटिफाइड आया था आईटीआर रिसीव, एक्नॉलेजमेंट रिसीव, और कुछ दिन के बाद में वो वेरीफाइड हो जाता, सिग्नेचर चेक करके वेरीफाइड करते। क्लियर है? तो सीन समझ में आ रहा क्या करना है? तो सबसे पहले अपने को क्या करना बताइए, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले कंप्यूटेशन करनी है। क्या करनी है सर? कंप्यूटेशन करनी। क्लियर है? और वो कंप्यूटेशन कर देने के बाद में, कंप्यूटेशन कर देने के बाद में अपने को फिर आइडेंटिफाई करना है कौन सा फॉर्म इसका फाइल करेंगे। फिर से बताइए, अगर सैलरी रहा तो फॉर्म कौन सा है? नॉर्मल सैलरी वाला पर्सन है, कोई लब्जान नहीं है, तो कौन सा फॉर्म? 50 लाख से ज्यादा है, डायरेक्टर भी बना हुआ है, सैलरी भी, शेयर्स वगैरह खरीद रहा है, बेच रहा है, बड़ा आदमी है, बड़ा रुपया कमाता है, तो कौन सा जाएगा? सबको शो करना है। कोई अगर फॉरेन इनकम है उस बंदा का, कोई फॉरेन में एसेट्स वगैरह होल्ड करता है, तो कौन सा फॉर्म जाएगा? आईटीआर। तो आईटीआर वन क्या है? इजी है। आईटीआर वन क्या है? डिफिकल्ट है। समझ रहे? तो ये मेरा सैलरी क्लास पीपल कवर हो गया 1 और 2। उसके बाद आईटीआर 3 और 4। अब आईटीआर 4 में बिजनेस के लिए, बिजनेस और प्रोफेशंस के लिए है ना। लेकिन इसमें एक और पॉइंट भी, अगर कोई ऐसा बंदा है जो बेटा साल का बीच में सैलरी भी था और फिर छोड़ के बिजनेस भी किया, हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता है? एक साल में 4 महीना सैलरी कमाया, फिर उसको ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करके बिजनेस कर रहा है, तो उस साल तो उसका दोनों इनकम होगा। उस साल तो उसका सैलरी में भी इनकम होगा और उस साल तो उसका बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी इनकम होगा। लेकिन उतना बड़ा एसएससी नहीं है, ऑडिट वगैरह नहीं है, तब भी वो आईटीआर 4 फाइल कर सकता है। आईटीआर 4 में सैलरी का भी प्रोविजन, समझ रहे? तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि जिनका सैलरी भी है और बिजनेस भी है। ऐसे लोग हैं जो कि सैलरी क्लास भी है और बिजनेस भी है। देखिए, इनकम टैक्स को आप जितना धंधा करो मेरे को मतलब नहीं भैया, आपका जितना इनकम है मेरे को इज्जत से टैक्स दे। आप 2 करो 4 करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्रॉब्लम क्या होगा? आपका एम्प्लॉयर इससे होगा। किससे होगा? एम्प्लॉयर मतलब जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां पे प्रॉब्लम होगा। अगर वो लोग आपका इनकम टैक्स रिटर्न मान लिया और आईटीआर 4 देख लिया, वहां देखा कि भैया आपका सैलरी भी है और आपका बिजनेस भी, तो पहले से लोग समझ जाएगा कि आपका या तो आईटीआर 1 होना चाहिए या तो फिर 2 होना चाहिए। अगर आपने 3-4 भेजा मतलब आपने साइड से बिजनेस भी कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम उन लोग को होगा। इनकम टैक्स को प्रॉब्लम
क्लियर है? और ये जो इनकम टैक्स आप फाइल करते हैं ये आपके और इनकम टैक्स के दरमियान है, उन लोग के दरमियान इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है कि आपका फॉर्म जो फाइल किया उन लोगों को बता देगा, देख देख ITR 4 फाइल किया हो, देख देख, नहीं, उन लोग नहीं बताया, उन लोग नहीं बताया, समझ गए? और जो भी इंप्लॉयर है उसके इतना ताकत नहीं है कि वो इनकम टैक्स ऑफिस में जाके आपका डेटा निकाल ले। जब तक आप उन लोगों को डेटा शेयर नहीं करिएगा आपका डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहीं भी इधर उधर नहीं होगा। नाउ सर बिजनेस एंड प्रोफेशन में याद रखिएगा, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो ITR 4 एंड 3। सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में लेता है दैट इज 44 AD और 44 ADA, जिसमें क्या बोलता है टोटल टर्नओवर अगर डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़ है, एक्चुअल में 2 करोड़ है, 1 करोड़ ही पकड़ी, 1 करोड़ के ऊपर है तो हम लोग ऑडिट करवाते हैं। तो अगर 1 करोड़ से अगर नीचे, 1 करोड़ से क्या है सर नीचे है और ग्रॉस रेसी 50 लाख का जगह 25 लाख है, वो अगर टर्नओवर पर रहा तो फिर 2 करोड़ और 50 करोड़ है। तो 1 करोड़ और 25 लाख के अगर नीचे है तो आप यहाँ पे फाइल क्या करोगे सर ITR 4, जिसमें प्रॉफिट मिनिमम कितना दिखाना होगा, बिजनेस केस में 8% और PGP के केस में या आपको प्रोफेशन के केस में 50%। इसके ऊपर रहा तो आप आराम से फाइल कर सकते हैं ITR 4, और इसके नीचे अगर आपने दिखाया तो आपको एक ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एक ऑडिट रिपोर्ट आता है 44 AB में, 44 AB पे एक ऑडिट रिपोर्ट जाता है, वो ऑडिट रिपोर्ट आपको ऑडिटर से साइन करके देना पड़ेगा कि आपका जेन्युइन है कि आपका प्रॉफिट 8% से कम। समझ में आ रहा है सर? कम है ये वाला सिचुएशन में, अगर प्रॉफिट 8% से ज्यादा और 50% है, आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अगर चॉइस किए तो ITR 4। अगर कम है, अगर कम है प्रॉफिट तो आपको यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा। अगर आप ऑडिट रिपोर्ट दे दिए तो ठीक है, अगर आप ऑडिट रिपोर्ट नहीं दिए तब आपको क्या करना होगा, फाइल ITR 3 फाइल करना होगा। समझे? तब आपको ITR 3 फाइल करना होगा, उसमें 1 लाख से कम था तो ऑडिट देने का जरूरत। सीन समझिए, अगर 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो ITR 3, 1 करोड़ से कम का टर्नओवर, 1 करोड़ से कम का टर्नओवर, 8% से प्रॉफिट ज्यादा है तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ले लो और आराम से ITR 4 फाइल कर दो। 8% से कम है तो आपको ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? लेकिन तब भी आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑडिट रिपोर्ट नहीं देना है और प्रॉफिट का परसेंटेज 8% से कम है तो आपको क्या करना होगा, ITR 3 फाइल करना होगा। ITR 4 आप फाइल नहीं कर सकते, थोड़ा सा दिक्कत है समझने पे, ठीक है? नाउ सर फर्म LLP है ITR 5, कंपनी प्राइवेट पब्लिक है ITR 7, अदर देन दिस NGO चैरिटेबल लोकल अथॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी ये लोग है तो क्या फाइल करेगा, ITR 7। पूरा फाइल कर देने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है, क्या बोलते हैं उसको, ITR V, जिसको सेंड करना पड़ता है, उसको वेरीफाई करना पड़ता है, इधर ई वेरीफाई यूजिंग आधार OTP, यूजिंग प्री वैलिडेशन बैंक EVC कोड, या तो फिर आप उसको कोरियर कर दो, पोस्ट कर दो उसको आप बैंगलोर CPC में। क्लियर है? आपका ITR कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? नाउ अब अपने लोग को सैलरी क्लास में जाना है ना? तो सैलरी क्लास में आते हैं सर, अगर ITR 1 अपने लोग फाइल करते हैं, ITR 1 फाइल करते हैं सैलरी क्लास पीपल के लिए, एकदम नॉर्मल सा फॉर्म है। ITR 1 अगर अपने लोग फाइल करते हैं तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, नहीं समझे? इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, है ना? आपको अगर कोई क्लाइंट है जिसको बोलना है कि भैया, बोला कि मेरा फाइल कर दो, मेरा ITR 1 फाइल कर दो, बोला कि भैया मेरा ITR फाइल कर दो, वो कौन सा फॉर्म है नहीं है वो तो आपको जानना पड़ेगा, नहीं समझे? तो आपको बताना पड़ेगा ना भैया कौन सा फॉर्म फाइल करना नहीं करना है, तो आप उसका डॉक्यूमेंट क्या मांगिएगा, ऐसे थोड़ी ना हाँ हम कर दे रहे हैं आप कर दिए, अगला का कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लिए कैसे करेंगे आप? तो उसका तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन लेना पड़ेगा ITR के लिए। तो जो अगर सैलरी क्लास पे पहले उनका क्या लेना है, उनका आपको पैन कार्ड लेना है। क्या लेना है? वहां लिखिएगा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ITR 1, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ITR 1, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ITR 1। आपको यहां लेना है उसका पैन कार्ड, उसका आधार, और आधार में मोबाइल नंबर अगर लिंक्ड है तो वुड बी मच बेटर, ठीक है? नंबर 3, ईमेल ID एक्टिव,
समझ रहे हैं। नंबर 4 मोबाइल नंबर, पैन आधार मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर। नंबर 5 सैलरी स्लिप, सैलरी स्लिप फॉर प्रीवियस ईयर, जो भी प्रीवियस ईयर था, मतलब अप्रैल से लेके पूरा मार्च तक, अप्रैल से लेके पूरा मार्च तक क्या लेना है उसका सैलरी स्लिप लेना है। क्लियर है। इसके अलावा क्या लेना है, इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लेना है सर। अगर उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उसने कुछ 80C वगैरह 80D वगैरह ऐसा कुछ किया है, 80C 80G ये सारा अगर कुछ किया है तो क्या होगा सर, इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स देना होगा सर। क्लियर है। तो इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स आपको उससे लेना होगा। इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट बोले तो अगर कोई सेविंग्स में किया है, कोई एफडी किया है, कोई मेडिकल इंश्योरेंस किया है, कोई स्कूल वगैरह हो गया, या तो कोई मस्जिद वगैरह में चैरिटी वगैरह किया है, रिमेंबर डोनेशन वगैरह दिया है, कुछ भी किया है उसका आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेना है उससे। क्लियर है। तो सपोर्टिंग का मतलब इन्वेस्टमेंट का डॉक्यूमेंट लेना है। नंबर 7, और वो इन्वेस्टमेंट का डॉक्यूमेंट का पेमेंट कब होना चाहिए साहब, विद इन 31 मार्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नहीं समझे, जो प्रीवियस ईयर में कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर के अंदर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसका बाहर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उस साल अलाउड नहीं होगा, वो कब होगा, नेक्स्ट ईयर। क्लियर है। इसके अलावा और क्या चाहिए सर, फॉर्म 16, क्या बताइए, फॉर्म 16 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्म 16 होता है। ठीक है। फॉर्म 16 ये इशूड करता है, इशूड बाय एम्प्लॉयर। कौन देता है ये आपको, ये आपका जो बॉस होता है, जो आपकी कंपनीज होगी, वो कंपनी इशू करेगी फॉर्म 16। ये कंपनी आपको इशू करती है फॉर्म 16। प्रैक्टिकली फॉर्म 16 में जो हमारा डेटा है, जो हमारा इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से अपने लोग आईटीआर फाइल करते हैं। ठीक है। तो फॉर्म 16 इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको और श्योरिटी करना है, कस्टमर को और अच्छा सर्विस देना है, मतलब क्लाइंट को अगर और अच्छा सर्विस देना है, तो आप उसका बैंक स्टेटमेंट मांग लीजिए। क्या ले लें उसका, बैंक स्टेटमेंट ले लीजिए। अब बैंक स्टेटमेंट में उसका सैलरी अकाउंट भी आएगा और उसका ऑल सेविंग्स अकाउंट, ऑल सेविंग्स अकाउंट, जितना भी सेविंग्स अकाउंट है वो सेविंग्स अकाउंट चाहिए। हाँ, एक पैन पे उसका पैन नंबर में जितना भी अकाउंट इंक्लूड है वो सब अकाउंट आपको चाहिए। बिकॉज आपको जो अलॉट होता है ना बैंक, वो आपका पैन बेस्ड। तो एक पैन पे ऐसा नहीं, आपका एक ही बैंक अकाउंट है उसमें ही डील करते हैं, बाकी दोनों में डील नहीं करते हैं, लेकिन उसका भी स्टेटमेंट लगेगा। ठीक है। तो एक पैन से जितना भी स्टेटमेंट है वो सब सारा आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे लिख सकते हैं बैंकिंग इंफॉर्मेशन, बैंकिंग इंफॉर्मेशन। अगर बैंक का स्टेटमेंट दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर बैंकिंग का इंफॉर्मेशन लेना है। बैंकिंग का इंफॉर्मेशन मतलब उसका अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, समझ रहे हैं, ये सारा उससे इंफॉर्मेशन लेना होगा आईटीआर फाइल करने के। क्लियर है। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल गया, ये सारा डिटेल आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले उसका पैन, आधार और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से आपको क्या करना होगा, रजिस्टर्ड करना होगा। कहाँ रजिस्टर्ड करना होगा, इनकम टैक्स पोर्टल में रजिस्टर्ड करना। क्लियर है। उससे भी पहले जो आपको करना है, बेस ऑन दिस डॉक्यूमेंट, बेस ऑन दिस डॉक्यूमेंट के हिसाब से, बेस ऑन दिस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको क्या करना है सर, उसका कंप्यूटेशन प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है, उसका कंप्यूटेशन प्रिपेयर करना हो। अपने लोग उसका कंप्यूटेशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं सर, कंप्यूटेशन बनाते हैं। क्लियर है। नाउ सैलरी क्लास का पीएल बैलेंस शीट नहीं बनता है। क्या नहीं बनता, पीएल बैलेंस शीट नहीं बनता, लेकिन अपने लोग इनका रिसीप एंड पेमेंट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, ये अपने लिए, इसको अपने लोग अगर सर्विस देना है क्लाइंट को, अगर क्लाइंट को अपने लोग को सर्विस देना है तो क्लाइंट को सेंड क्या कर सकते हैं, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट।
और बैलेंस शीट बना के दे सकते हैं। क्या बना के दे सकते हैं? बैलेंस शीट बना के दे सकते हैं। क्या ये रिक्वायरमेंट है? नहीं, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक्स्ट्रा सर्विस रहता है, क्योंकि बैलेंस शीट अगर दे दे तो उसको पता चल जाता है कि एट द एंड में उसका कितना एसेट से कितना लायबिलिटी है। तो उसके लिए उसे और भी इंफॉर्मेशन वगैरह अपने लोग को पूछना पड़ेगा, लाइक आपका आपके नाम में प्रॉपर्टी क्या क्या है, लैंड बिल्डिंग क्या आपके नाम में है, आपके नाम में कोई बिल्डिंग है नहीं है, आपके नाम में कोई जीपीएलजी वगैरह है नहीं है, चीज समझ में आ रहा है? ये सारा इन्फॉर्मेशन उसे लेना पड़ता है। बाकी तो आपको पूरा बैंक का स्टेटमेंट उसे आपको निकालना पड़ेगा, किससे पैसा दिया नहीं लिया, कुछ अगर आपको दिक्कत है, बहुत ज़्यादा किसी से पैसा आया तो पूछना पड़ेगा उसे ये पैसा किस लिए लिए नहीं लिए, बहुत सारा एक्टिविटीज है। बात समझ आ रहा है? बिकॉज आप तो उसका बुक्स देख के बता रहे हो, लेकिन एक्चुअली किया तो वो है, और एक साल पहले का बात है तो माइंड पे चांसेस भी बता पाए। अपने लोग भूल जाते हैं, लेकिन जब ट्रांजेक्शन अपने लोग देखेंगे और मंथ वगैरह से जोड़ेंगे तो फिर थोड़ा बहुत याद आ जाता है, राइट? तो वो चीज़ उससे पूछना पड़ता है। अपने को करना क्या है, ऐसा सबसे पहले कंप्यूटेशन प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना? कंप्यूटेशंस बनाने के लिए अपने को यहाँ पे सैलरी शीट पूरा उसका बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सैलरी शीट अपने लोग बोलते हैं, सैलरी शीट बनाते हैं, और फिर उसका अपने लोग कंप्यूटेशन प्रिपेयर कर देते हैं कितना टैक्स होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले उसका कंप्यूटेशन रेडी करते हैं। टेक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक दिखाता हूँ। इस बार भी इनकम टैक्स का डेट आ गया। ये देखिए, ये एक क्लाइंट है जिसका अपने लोग ITR 1 फाइल किए। देखिए, दिस इज माय कंपनी, टैक्स माइन कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि मेरे नाम में नहीं है। देखिए सर, तो ये टैक्स माइन कंसल्टेंसी सर्विस, ये इस तरह से मैंने ये फॉर्मेट बनाया है। ये एक्चुअल में फॉर्मेट किसी का है नहीं, ये मेरा है, खुद से बनाया, सो दैट थोड़ा इंफॉर्मेशन और थोड़ा इंटरैक्टिव लगे। तो सर उसका नाम, फादर का नाम, उसका एड्रेस, आधार नंबर, पैन नंबर, रेसिडेंशियल स्टेटस, प्रीवियस ईयर कौन सा है, असेसमेंट ईयर, स्टेटस क्या है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब कंपनी में किस डेट में ज्वाइन किया वो सारा, डेट ऑफ रिटर्न भी यहाँ पे नीचे पे आता है। अगर आप नीचे पे इंफॉर्मेशन में जाओगे तो नीचे पे यहाँ पे इसका बैंक अकाउंट वगैरह का भी डिटेल रहता है। बैंक अकाउंट का डिटेल इसमें है नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो, अब ये सारा इस तरह से अपने लोग उसका बना के दिखाते हैं कि भैया इसका ये कंपनी है, ये एक्चुअल में डॉक्टर है, तो डॉक्टर इसका टोटल ग्रॉस पे मिला है इसको, इतना का इसका ग्रॉस पे है। अलावेंसेस वगैरह इसने कुछ भी शो नहीं किया था, HRA वगैरह ये सारा यहाँ पे कुछ भी शो वगैरह नहीं हुआ था, आपने लोग नहीं दिखाए। और डिडक्शंस वगैरह यहाँ पर मिलता है, रिमेंबर स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी पे 50,000 रुपया है, एम्प्लॉयमेंट का 1,800 रुपया है, ये टोटल इसका इनकम चार्जेबल इतना आ गया। कैपिटल गेन वगैरह में कुछ नहीं किया है ये सर, ठीक है। और सेविंग्स बैंक अकाउंट में इतना रुपया है, सोशल डिपॉजिट में इतना है, और फिर कंसल्टेंसी फीस भी रिसीव किया। ये डॉक्टर है तो एक जगह से सैलरी है, और बाकी नहीं होता चेम्बर वगैरह, मतलब जो क्या रहती है, क्या बोलते हैं, चेम्बर वगैरह में बैठता है, या किसी दूसरा जो मेडिकल स्टोर के बगल में जो रहती है वहां पर जाके टाइम देता है ना, विजिटिंग करता है, तो वो सारा से पैसा वो कमाया। ये जेन्युइन क्लाइंट है, उसका 7,02,000 रुपया उसका ग्रॉस टोटल इनकम आया। रिमेंबर, इनकम फ्रॉम सैलरी ए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नील, और लास्ट में क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नाउ कंसल्टेंसी सर्विसेज को अपने लोग बिजनेस में नहीं दिखाए। क्यों नहीं दिखाए? बिकॉज वो ऑलरेडी एक जगह पे सैलरीड। तो कंसल्टेंसी फीस को अपने लोग कहाँ पे दिखा दिए? अदर सोर्सेस में दिखाए। कहाँ पे दिखाए? अदर सोर्सेस में। तो ये हमारा टोटल इनकम 7,02,000 हो गया। अब अगर आप देखोगे ना, इसका कोई डिडक्शन भी है, तो इसका डिडक्शन देखो क्या क्या है, चेक करो वहां पर, देखो इसका डिडक्शन क्या क्या है। तो अगर आप डिडक्शन में चेक करोगे तो सबसे पहले 80C का डिडक्शन है। इसमें क्या लिखा? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, उसका ऊपर ये खर्चा करके रखा था 50,000। दूसरा डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेड और डिपॉजिटेड टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम। तो नॉर्मली 80C का डिडक्शन मैक्सिमम 1.5 लाख, कितना है, आप 1.5 लाख तक 80C में क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पेंशन स्कीम वगैरह है तो 80 CCD 1B में डिडक्शन आपको मिलता है।
अगर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द एम्प्लॉयर, और अगर एम्प्लॉयर अगर आपको कंट्रीब्यूशन करता है तो वो भी आपका 10% ऑफ मैक्सिमम सैलरी एम्प्लॉयर कर सकता है आपका सैलरी से काट के, वो भी अपने लोग यहाँ पे लेस कर देते हैं। फिर उसके बाद सर 80D में है, 80D में अगर आपने किया है तो एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बोलकर है जिसमें 5,000 रुपया का मैक्सिमम लिमिट है। वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप अपना अपना फैमिली का साल का 5,000 डाल सकते हैं, जिसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है अगर नहीं भी रहा तो। और 80D में क्या रहता है सर, अगर आप हैं मेडिक्लेम करवाएं, आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराएं, तो अगर आपका 60 ईयर से कम है तो मैक्सिमम लिमिट 25,000 कितना है। लेकिन अगर आपका वन ऑफ द पेरेंट सीनियर सिटीजन है, बोथ द पेरेंट सीनियर सिटीजन है, तो उनका भी आप मेडिकल इंश्योरेंस करा सकते हैं और वो टोटल लिमिट विल गोस टू 75। कितना बढ़िया था, 75। तो अगर कोई पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो आप उनका भी क्लेम कर सकते हैं, तो मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगा 75,000 हो सकता है। तो 75,000 मैक्सिमम 80D में अलाउड है। 80E नया डिडक्शन है, अफोर्डिंग हाउसिंग इंटरेस्ट है। अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं, कोई हाउसिंग स्कीम निकलता है 45 लाख से नीचे अगर आपका हाउस है और गवर्नमेंट से हाउसिंग स्कीम से नोटिफाइड है, तो उसका इंटरेस्ट भी जो रहेगा, जितना इंटरेस्ट आपका यहाँ अलाउड हो गया कहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी में, वो इंटरेस्ट अलाउड हो गया, और जो फिर बच गया ना वो इंटरेस्ट आप यहाँ पे भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख का आपको इंटरेस्ट अलाउड मिलेगा, प्लस फिर यहाँ पर भी आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है सर, इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन 80E पे है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट 80DD पे है। मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिपेंडेंट अगर आपने किया है कोई साइंटिफिक मतलब कोई डिजीज स्पेसिफाइड डिजीज के लिए 80DD भी है। अगर आप डोनेशन करते हैं अप्रूव फंड एनजीओ में 80G के लिए है। 80GG क्या है सर, ये डिडक्शन फॉर रेंट पेड फॉर अदर देन सैलरीड पर्सन। अगर सैलरी पर्सन है तो आप HRA में क्लेम करोगे रेंट, लेकिन अगर आप बिजनेसमैन है तो आप रेंट क्लेम कर सकते हैं 80GG पे। बहुत सारे लोग को ये वाला सेक्शन नहीं पता है। 80GG पे आप क्लेम कर सकते हो, किसके लिए, बिजनेस के लिए। बट यहाँ मैक्सिमम लिमिट 60,000 है। कितना है, 60,000 से ज्यादा क्लेम आप नहीं कर सकते। इसके अलावा सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट है, तो अगर आप 10,000 से कम का अगर आपका बैंक का इंटरेस्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अदर देन दिस सीनियर सिटीजन है 80TDB में, तो 25,000 का डिडक्शन है। क्लियर है, तो ये सारा डिडक्शन है जो कि आपका इनकम से क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। इनकम से क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। तो आप चेक करोगे ये बंदा का 7,02,000 था और ये यहाँ पे क्या हो गया सर, लेस हो गया। ये सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट यहाँ पे याद रखिएगा, ये 80TD पे ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि ये यहाँ पे कैसे बैठा, आप चेक करो यहाँ पे ये सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट है, राइट। तो इसको अपने लोग एक बार इनकम करके दिखाते हैं। क्या करके दिखाते हैं, इसको इनकम करके दिखाते हैं अदर सोर्सेज में। और फिर अगर यही चीज अगर सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट रहता है तो इसको अपने लोग 80TTA में लेस भी कर देते हैं। ये लेस करके ये हमारा क्या आ गया, टैक्सेबल इनकम आ गया। क्या आ गया सर, अब यहाँ पे सर फार्मूलाज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। एक्सेल का फार्मूला काफी लंबा फार्मूला है, मैंने ही किया है। तो ये फार्मूला से ऑटोमेटिक मेरा टैक्स का अमाउंट क्या होगा सर, चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम 5 लाख करते हैं, तो 5 लाख के हिसाब से कितना आना चाहिए, 5 लाख के हिसाब से कितना आना चाहिए, 12,500 है ना सर। देखिए कितना आ गया, 12,500। समझ में आ गया। तो इसका टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना बन रहा था, 26,665। और इसका ऑलरेडी TDS देखिए दे चुका है। कितना TDS दे चुका है, 43,555 ये मेरा TDS दे चुका है। तो हमारा टैक्स पेबल कितना आ गया, ये रिफंड मिलेगा। क्या मिलेगा, मतलब टोटल टैक्स लायबिलिटी 27,000 है और आप TDS ऑलरेडी कितना दे चुके हैं, 43। तो बाकी पैसा क्या हो जाएगा, रिफंड में। क्लियर है। ये करने से पहले इस तरह का एक सैलरी सीट बनाते हैं अपने। ये सैलरी सीट में ये शायद कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट जो है ये कंप्लीट वाला नहीं है। कंप्लीट वाला फाइल मेरा डेस्कटॉप में होगा, शायद ओपन होगा, नहीं होगा, सर्वर क्लोज है। ठीक है, इस तरह से अपने लोग सर सैलरी शीट बनाते हैं उसका। देखिए ये सैलरी शीट में क्या रहता है सर, उसका जो सैलरी स्लिप है ना वहां पर ये सारा डिटेल मिल जाता है, बेसिक कितना, HRA कितना, ये कितना, वो कितना, समझ रहे हैं।
ये पूरा डिटेल अपने लोग वहां पर फीड कर देते हैं, फीड करके इनका टोटल सैलरी यहाँ से निकाल लेते हैं। और दूसरा चीज, इनका फॉर्म 16 मिलता है एम्प्लॉयर की तरफ से। मैं आपको फॉर्म 16 दिखाता हूँ। ये 26 एस रिपोर्ट है। ये 26 एस रिपोर्ट कहाँ से आता है मैं आपको निकालना बताऊंगा। एस है, ये हो गया पीडीएफ, आई गेस ये ITR 1 है। इसका फॉर्म 16 शायद इसका हार्ड कॉपी था मेरे पास, सॉफ्ट कॉपी नहीं है। किसी और का फॉर्म 16 दिखा था हमें। अनीस, यस। देखिए देखिए, इस तरह का फॉर्म 16 मिलता है आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। पूरा 1 साल का यहाँ पर ये प्राइस वाटर उसको पर्स यहाँ से आया, ये पार्टी का नाम, ये पैन उसका हो गया क्लाइंट का, ये टैन नंबर किसका, एम्प्लॉयर का यहाँ पे पैन आईडी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अप्रैल से लेके मार्च तक का ये सारा हो गया डिटेल। यहाँ पर अमाउंट पेड, कितना कितना पेमेंट हुआ था, नहीं हुआ था, और कितना टैक्स कटा। ये पेमेंट है और ये क्या है, ये टैक्स है। ये पेमेंट और ये इतना टैक्स, मतलब इतना का TDS जमा हुआ है। 46,800 का सर TDS जमा हुआ है। अब वो TDS कितना रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा वो अपने को सब नीचे में ये पार्ट बी में दिया हुआ है। अब पार्ट बी में देखो, ये यहाँ पर उसका सैलरी का पूरा डिटेल है। 7,40,480 है, परक्यूजिट भी उसको इतना का मिला है, टोटल इतना हो गया, राइट। सैलरी का पार्ट हो गया। ये चारे वगैरह में कोई डिडक्शन क्लेम नहीं किया। देखिए यहाँ पर ये चारे है ना, कोई क्लेम लीव सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ एग्जेम्पशन वगैरह कुछ और भी क्लेम नहीं किया। अपने लोग पढ़े हैं सैलरी में एग्जेम्पशन होता है, HRA का होता है, प्लस ऑफिस एक्सपेंडिचर पर्पस करने के लिए 40B का डिडक्शन भी है, वो सारा यहाँ कुछ नहीं है। ये टोटल सैलरी आ गया। इससे लेस क्या करते हैं, डिडक्शन, और लेस क्या होगा, प्रोफेशनल टैक्स। टोटल लेस कर दिए। लेस कर देने के बाद देखिए मेरा ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि इसका हाउस प्रॉपर्टी का कोई इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी का कोई इनकम नहीं है, तो ये मेरा जनरेट करके इतना आ गया। नाउ अब 80C का डिडक्शन इतना है, इतना का इंश्योरेंस करवाया ये, और यहाँ पर कोई भी एग्जेम्पशन वगैरह कोई भी क्लेम वगैरह यहाँ पे नहीं है सर। तो 6,93,000 से 31 लाख रुपया लेस हो जाएगा। ये लेस करके कितना आ गया सर, टोटल इनकम इतना आ गया। टैक्स लायबिलिटी 44,998 बनता है, 44,998 बनता है। ये 44,998 कौन निकाला, उसका एम्प्लॉयर, और इसी हिसाब से वो क्या कर दिया, देखिए वो अपना टैक्स भी पेबल कर दिया, है ना। तो वो TDS 46798 देखिएगा, ये TDS जो 46798 है ना, ये देखिए यहाँ पर ऊपर में दिया होगा 46798, राइट। ये देखिए ये ऊपर में TDS उतना ही रुपए का जमा होगा। 46798 अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 46,800। तो 46,800 रुपये का आपका एम्प्लॉयर क्या किया, पहले से निकाल लिया पैसा, और निकाल के हर महीना आपका TDS क्या कर दिया, हर महीना देखिए यहाँ पे, हर महीना यहाँ पे जमा करते गया। आपका TDS देखिए यहाँ पर 1 तारीख से लेके हर महीना का यहाँ पर आपका TDS जमा करते गया। चीज समझ में आता है, हर महीना TDS आपका अकाउंट में जमा करते गया, काटता गया आपका सैलरी से, और गवर्नमेंट में जमा करके टोटल कितना जमा कर दिया, 46,000। तो ये 46,800 आपका इनकम से काटा है इन द फॉर्म ऑफ TDS, और कौन काटा है, एम्प्लॉयर, और कहां जमा कर दिया, गवर्नमेंट के खाता में। और ये फॉर्म 16 आपको प्रूफ दे दिया, क्या दे दिया। अब ये फॉर्म 16 से आपका जो TDS कटा है, जब तक का आप ITR फाइल नहीं करेंगे, जब तक ITR फाइल नहीं करेंगे तब तक का वो मेरा रिफंड या वो मेरा फिक्स नहीं हो पाएगा। तो एम्प्लॉयर अपना जिम्मेदारी निभा दी। अब आपको अगर रिफंड चाहिए तो आपको क्या फाइल करना होगा, ITR फाइल करना। क्लियर है। तो अपने लोग ये फॉर्म के बेसिस में और इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन का बेसिस में अपने लोग क्या करते हैं, इसका शायद कंप्लीट होगा, ये देखिए इसका भी अपने लोग इस तरह से शीट बना लेते। तो हमारा क्या है कि एक ही बना लिया अपने लोग ने, देखिए इसका आपको टोटल मिल जाएगा, देख रहे हैं। तो ये कहाँ से मिला, उसका सैलरी स्लिप से मिला, तो उसका 12 महीना का सैलरी स्लिप लिए, और ये अपने लोग यहाँ से फार्मूला बेस पे है, ये पूरा फार्मूला है, अप्रैल से लेके पूरा यहाँ तक का मार्च तक निकाल दिए। देखिए टोटल का फार्मूला है यहाँ पे, ये टोटल यहाँ पे कर दिए, ये टोटल यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको फार्मूला से मैंने हटा दिया था,
बिकॉज वो वहां से कॉपी पेस्ट करना था। ये टोटल कर दिया अपने लोग कि उसका हर महीने का क्या है, इतना इतना इसका सैलरी है। चीज समझ में आ रहा है? इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड, ये सारा अपने लोग लेस कर देंगे। इस तरह से करके, इस तरह से करके फिर यहाँ पर मेरे को टोटल एक शीट मिल जाता है। ऑटोमेटिक फॉर्मूला पे एक टोटल मेरे पास शीट आ गया कि भैया इतना इसका सैलरी के हिसाब से फॉर्म 16 में भी इतना दिखाना चाहिए। समझ रहे हैं? अगर क्लैश रहेगा तो फिर अपने लोग डिस्कस करेंगे क्लाइंट के साथ, क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, क्या डिफरेंस हो, नहीं तो शायद कुछ और इन्फॉर्मेशन वो अपने को दे पाए। क्लियर है? ये पूरा कर लेने के बाद में उसका सैलरी का कंप्यूटेशन इस तरह से बना दे, इनकम फ्रॉम सैलरी, देख रहे हैं, है ना? तो पूरा 7,23,000। अब वो HRA क्लेम नहीं किया था, वो HRA क्लेम, तो अगर उसका टैक्स बचाना है तो अपन लोग क्या करेंगे, HRA क्लेम करवाएंगे। तो HRA क्लेम अगर उसने नहीं किया तो अपने को कराना है। तो उसका रेंट एग्रीमेंट वगैरह हो गया नहीं हो गया, वो सारा पूरा रेडी वगैरह करना होगा। अगर उसने किया है तो जेन्युइनली उसका खर्चा है। तो ये अपने लोग यहाँ पे डाले हैं। ये पूरा फॉर्मूला है सर। तो 13,500 रुपये करके रेंट दिखाएं, ठीक है। और मैक्सिमम HRA का डिडक्शन, ये पूरा फॉर्मूला बेस पे देखिए, ये क्या है, उसका HRA का पैसा है जितना उसको मिला। ये दूसरा वाला जितना रेंट पेमेंट किया इंटू 12 और माइनस क्या होगा, बेसिक सैलरी का 10%। पढ़े तो अपने लोग ये फॉर्मूला देखिए क्या है, टोटल रेंट पेड उसका 12 और जो सैलरी है उसका कितना परसेंट, 10%। तो ये मेरा सेकंड वाला पॉइंट आ गया। और थर्ड वाला क्या है, मैक्सिमम कितना परसेंट है, 50% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज लोअर। तो 1,34,000 का यहाँ पर डिडक्शन कर देंगे, क्लाइंट को कितना मिल जाएगा, 6,11,000 रहेगा। 1,34,000 तो लेस हो गया, 1,34,000 का 20% मतलब ऑलमोस्ट 26,000 रुपये उसका बचा। सैलरी दिखा दी है, ये दिखा दिए हैं, 80C का डिडक्शन में इतना था, मेडिकल में इतना दिखा दिए हैं, ठीक है। टोटल सेविंग्स यहाँ पर 80D का दिखा दिए, तो टोटल कितना आ गया चैप्टर सी का, इसका 5,24,000 आ गया सर। और 5,24,000 के हिसाब से टैक्स कितना होना चाहिए था, 17,443। आपको याद है उसका फॉर्म 16 में कितना का टैक्स गया था? तो ये पैसा क्या आ गया, तो क्लाइंट का ITR फाइल करेंगे, क्लाइंट को क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। तो हमको मेरा फीस ज़्यादा मिलेगा, मेहनत किया मैंने। समझ आ रहा है? तो ये शीट जो है ना, ये शीट रेडी करना पड़ता है। ये शीट मैं आप लोगों को दे दूंगा सैंपल के लिए, एक्सप्लोर करो। हो गया? तो ये शीट हमारा रेडी है। अब क्या करना है सर, अब अपने को ITR फाइल करना है, ठीक है। तो आज अपने लोग रजिस्ट्रेशन देखते हैं कैसे करना है, नहीं करना है, पोर्टल में थोड़ा बहुत चेक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में अपने लोग ITR 1 करके कंप्लीट करेंगे। नाउ अब उसके लिए मुझे एक पैन कार्ड चाहिए, एक पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए सर, ठीक है। एक पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए, तभी मैं करा पाऊंगा। तो मेरा जितना भी पैन है सब ऑलरेडी कवर है। किसी का पैन नंबर है तो दीजिए, आपका IT में रजिस्टर्ड कर देंगे। ये साइट है सर, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स लॉगिन। ये पहले दूसरा साइट था, अभी साइट को पूरा चेंज कर दिया, इनकम टैक्स 2.0 मारिएगा ना, आएगा 2.0। ये चेंज कर दिया पूरा साइट को। नाउ मुझे चाहिए सर एक पैन नंबर, एक पैन नंबर और एक मोबाइल नंबर। पैन नंबर, पैन नंबर बताइए, मोबाइल नंबर बताइए और ईमेल आईडी। बोलिए सर, पैन नंबर बोलिए। पैन कार्ड नहीं बना हुआ है? क्या करती हो तुम, कुछ नहीं बना हुआ तुम्हारा? बोलिए सर। CAPPT9564H, यही है ना, CAPPT9564H। मोबाइल नंबर बताइए जो भी आपके पास है, 9330234456। ईमेल आईडी
ठीक है, फाइजा स्पेलिंग ईमेल आईडी अभी एक्सेस करती हूँ ना।